प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। कहा, राज्य में भाजपा सरकार ऊंचे मूल्य पर अधिक धान की करेगी खरीद। आज देश भर में मनाया जा रहा है गोवर्धन पर्व और विश्वकर्मा जयंती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कैथल जिले में किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूकता वैन की हुई शुरुआत। ये वैन गांव-गांव में जाकर किसानों को पराली को आग न लगाने और इसका सदुपयोग करने के प्रति करेगी जागरूक। और नूह जिले में कृषि विभाग ने इस बार तकरीबन 1.5 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई का रखा है लक्ष्य। कम नमी की वजह से सरसों की भी बिजाई पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा होने की है उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ऊंचे मूल्य पर अधिक धान की खरीद करेगी। आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किसानों को उनके उत्पाद पर बोनस देने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आजादी के कई दशकों बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। भाजपा ने आपकी आकांक्षाओं में को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले का निर्माण किया। इसलिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आप छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, कांग्रेस की विदाई के लिए सबसे ज्यादा आतुर है। प्रधानमंत्री ने लोगों से राज्य में डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार लाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र की भाजपा सरकार दवाइयों में 80% तक की छूट उपलब्ध करा रही है और आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी पर लाखों रुपए व्यय कर रही है। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। आज देश भर में गोवर्धन पर्व और विश्वकर्मा जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती का उत्सव कारखानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में और हाथों से निर्माण कार्य में लगे लोगों द्वारा विशेष तौर पर मनाया जाता है। विश्वकर्मा को विश्व का निर्माता तथा देवताओं का वास्तुकार माना गया है। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की सहायता की थी और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया था। आज के दिन विभिन्न स्थानों पर विश्वकर्मा जी की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को एक्स के माध्यम से गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा प्रदेशवासियों पर बनी रहे तथा सभी के जीवन में अपार सुख और समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। चंडीगढ़ दूरदर्शन के परिसर में भी आज विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इस दिन के महत्व पर विचार चर्चा हुई और हाथों से काम करने वाले लोगों के प्रति सम्मान के साथ पेश आने का संकल्प लिया गया। दूरदर्शन के कर्मचारियों ने विश्वकर्मा की पूजा की और उपस्थित लोगों में मिठाइयां और फलों का प्रसाद भी बांटा।
आज प्रदेश भर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी शहर में कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। इस मौके पर भिवानी में मिस्त्रियों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा अर्चना कर रहे राजमिस्त्री राजदीप व भीष्म ने बताया कि उन्होंने अपने औजारों की पूजा की और वे आज के दिन औजारों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो दूध आदि से औजारों को नहलाते हैं, फिर 5 प्रकार के मेवों से इनकी पूजा करते हैं। वहीं कामगार सुनील ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के दौरान औजारों व निर्माण कार्यों से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों की पूजा की जाती है तथा भगवान विश्वकर्मा से व्यापार में तरक्की व उन्नति की मनोकामना की जाती है। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा डे बनाया जाता है और इस प्रकार धूप बत्ती करते हैं, टूल की साफ सफाई करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर इनकी कृपा बनाए रखें। दिवाली के अगले दिन क्या नाम है वो विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, औजारों की सफाई करते हैं और क्या नाम इनको दूध से क्या नाम है धोते हैं, गंगा जल मिलाकर और इनकी पूजा करते हैं और साल भर ये दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस औजारों से हम क्या नाम काम कर क्या नाम है अपने पूरे साल की रोजी रोटी कमाते हैं। जितने भी प्रकार के मिस्त्री हैं, कोई प्लम्बर है, कोई पत्थर वाला है, सब लोग जो भी जिन औजारों से पूरे साल अपने अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन एक दिन उन औजारों की पूजा की जाती है क्योंकि पूरे साल उन औजारों के द्वारा ही जो कार्य किया जाता है उससे पूरे परिवारों का पेट भरा जाता है। तो उनका मान सम्मान रखने के लिए उनकी पूरी विधि विधान से, पूरी पूजा पाठ से धूप बत्ती की जाती है, उनको साफ किया जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। वहीं सिरसा में भी विश्वकर्मा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कई जगह पर लंगर लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं जिले में आज कारीगरों ने अपनी दुकानों की सफाई की और अपने अपने औजारों की पूजा की। इस दौरान राजमिस्त्रियों ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने अपने औजारों को साफ कर उनकी पूजा अर्चना की है। आज के दिन लंगर भी लगाया जाता है। ये पर्व आपसी भाईचारे का भी संदेश देता है। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੂਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟੂਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਦੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ अपने विश्वकर्मा बाबा जी की कृपा से हम सुबह सुबह आते हैं, पाठ पूजा अपने सफाई करते हैं, औजारों को धोते हैं और इससे गंगा जल वगैरह सफाई करते हैं। उसके बाद में हम प्रसाद और पाठ पूजा करने के बाद प्रसाद चलते हैं। उसके बाद में लंगर व्यवस्था है, लंगर का प्रोग्राम चलता है और इस पर सभी मैकेनिक भाई इसमें कोई काम नहीं करता और सब अपने प्रभु का नाम लेते हैं जी। विश्वकर्मा जी का असी पुरब मनाने सारे मिस्त्री इकट्ठे होके ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। आज कैथल जिले में किसानों को पराली न जलाने को लेकर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक जागरूकता वैन की शुरुआत की गई। ये वैन कैथल के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को पराली को आग न लगाने और इसका सदुपयोग करने के प्रति जागरूक करेगी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस वैन पर किसानों को पराली न जलाने को लेकर तरह तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं और साथ ही वैन पर एक LCD भी लगी हुई है जिस पर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए जागरूकता फिल्म दिखाई जा रही है ताकि किसानों और आम लोगों को ये जानकारी मिल सके कि पराली को जलाने से किस तरह से हमारा वातावरण दूषित हो जाता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। पराली को जलाने से रोकने के लिए कैथल जिला के उप कृषि निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 5 साल से लगातार पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं जिसका जिले में काफी असर दिखाई दे रहा है।
सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक प्रचार वाहन भेजी गई। ये जिले के विभिन्न गांवों में जाके किसानों को जागरूक करेगी तथा इसके बारे में तो अच्छे वातावरण है इसके बारे में तथा इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी किसानों को अवगत करवाया जाता है, ताकि आने वाले समय में हमारे जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है, जो काफ़ी खराब गुणवत्ता का चल रहा है, इसमें सुधार हो। तो इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। पिछले 2 दिन पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तथा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये किसानों को साफ सुझाव भी है, अवगत करवाया जा रहा है कि भी कोई भी किसान अपने धान की पराली के अंदर आग न लगाए। यदि और मेरा भी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से और सामाजिक तौर पर भी मेरा किसान भाइयों से अपील है कि कोई भी किसान भाई अपने पराली के अंदर आग न लगाए। स्थानीय नागरिक डॉक्टर रमन गुप्ता ने कहा कि पराली को जलाने से वातावरण बुरी तरह से दूषित हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पराली जलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। पराली को जलाने के लिए जो किसान जलाते हैं उनके लिए एक जो वैन छोड़ी है वो जिला वाइज और गांव-गांव जा रही है और किसानों को जागरूक कर रही है। उस पर LED लगी है, उस पर बाकायदा उनको दर्शाया गया है भी हम पराली जलाते हैं तो उसका कितना नुकसान है, पर्यावरण पे कितना असर पड़ रहा है, कितना धुआं उठता है, लोग कितने बीमार हो जाते हैं, आंखों पे कितना असर पड़ता है। तो किसानों को भी चाहिए भी जैसे ये जागरूक वैन आई है उसको अच्छी तरह समझें और फिर अपना जो आगे से जो प्रण करें ताकि हम आगे से पराली नहीं चलाएं। प्रदेश में गेहूं की बिजाई लगातार जारी है। नूंह जिले में कृषि विभाग ने इस बार तकरीबन 1.5 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य रखा है। कम नमी की वजह से सरसों की भी बिजाई पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा होगी। गेहूं और सरसों रबी की मुख्य कैश क्रॉप है। इलाके में 25% से अधिक गेहूं की बिजाई हो चुकी है, जिसमें से 2567, 187, 222, 306 इत्यादि किस्में शामिल हैं। जिला क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी अजय तोमर ने बताया कि किसान सर्टिफाइड बीज बाजार से खरीदकर अपने खेतों में बिजाई कर रहे हैं। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले के किसान बरसात पर निर्भर हैं। अगर अच्छी बरसात होती है तो अच्छी पैदावार होगी। और हमारे यहाँ पे अब तक जो है करीबन कोई 25% जो है फसल की गेहूं की बिजाई हो चुकी है। और यहाँ पे किसान जो है एक तो 2967 है वैरायटी, उसको बोलता है, एक 187 है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, नई वैरायटी है, खाने में भी वो बहुत अच्छी है। और एक 222 वैरायटी है नई, वो भी बहुत बढ़िया है, एक 303 है। बहुत सारी वैरायटी है अगेती में, बहुत अच्छी है। ये बिजाई हमारी जो है चली हुई है, ये 25 अक्टूबर से हमारी चली हुई है। और 25 अक्टूबर से हमारी बिजाई जो है सबसे शुरू में C306 की बिजाई करता है किसान। यहाँ 25 नवंबर के बाद जो है पछेती किस्में बोने शुरू करता है किसान। तो पछेती किस्मों में जो है ना ज्यादातर जो है 20 दिसंबर के बाद फसलें जो है पछेती वैरायटी गेहूं की बिजाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आगे जो है ना एक वो लेवल होता है ना, ETL लेवल जो होता है वो फिर उसके बाद जो है ना घटना शुरू हो जाता है। मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। इसी संकल्प के साथ कैथल की समाजसेवी संस्था सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से शहर में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम चला रही है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध नागरिक यहां मिल रही सुविधाओं से बहुत खुश हैं। संस्था के लोगों द्वारा न केवल स्वच्छ आहार मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। संस्था के लोग वृद्धजनों को अपने परिजन जैसा सम्मान देकर उनका दुख साझा करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुख की अनुभूति होती है। हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको माँ भगवती के आश्रम में रखा जाए और उस आश्रम में रहते हुए उनका मान सम्मान, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उनका मान सम्मान करवाया जाए। खाना पीना रहना ये तो हो ही गया, इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक बातचीत की है।
उनसे सुबह शाम मिलना, उनसे पूछना, उनका दुख दर्द जानना, ये हमारी संस्था कर रही है कि मनुष्य कहते हैं हर व्यक्ति के दिल में भगवान बसता है। जब हम इन बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करना भगवान की सेवा करना। वहीं वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों ने बताया कि ये वृद्ध आश्रम वास्तव में एक निराला वृद्ध आश्रम है, जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं यहां रहने वाले नागरिकों को मुहैया कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि आश्रम में डॉक्टरों की टीम लगातार आकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का चेकअप करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक इनमेट को, प्रत्येक आश्रम निवासी को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ के प्रधान श्रीमान आदरणीय रवि भूषण जी गर्ग साहब बेहद सहृदय हैं, संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, वृद्धों के प्रति बड़े दयावान हैं। मैं 2-2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ आश्रम में। बहुत अच्छी केयर हो रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खाना पीना सब कुछ यहाँ टाइम से मिलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आता है, चेकअप करते हैं जी, कूलर है, टीवी लगा हुआ है, मंदिर में पाठ पूजा करते हैं जी, सब कुछ होता है जी। 1.5 महीना हो गया मेरे को यहाँ आए। खाना पीना फर्स्ट क्लास मिलता है, 2-3 टाइम चाय मिलती है, रात को दूध मिलता है, रोटी तीनों टाइम रोटी मिलती है। मनोरंजन पूरा है जी, खाने पीने का भी सब कुछ है जी, डॉक्टर भी आते हैं, दवाई देते हैं, सारा कुछ देते हैं जी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में राहत एवं बचाव कार्य आज दूसरे दिन भी जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि सुरंग से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम के निदेशक अंशु मनीष खलको ने कहा कि स्थिति पहले से बेहतर है और सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिलकियारा सुरंग का दौरा किया और घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों और विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद हैं। हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी, तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहाँ पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज़्यादा का रास्ता बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के 26 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117-800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कल दीपावली के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार से लंदन में उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों की शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भारतीय समुदाय का योगदान विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 15 तारीख तक ब्रिटेन की 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी है और दोनों देश मधुर एवं समृद्ध संबंध साझा करते हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीति साझेदारी को 2021 में भारत ब्रिटेन रूपरेखा 2030 के साथ लॉन्च किया गया था। Successful G20 presidency in very difficult circumstances. The world did not believe that we could get everybody together, and it took a Prime Minister like Narendra Modi to do that. Similarly, we have come through a very difficult period like the entire world has on COVID. But India is today the fastest growing large economy, and there is a very good reason. It is growing because today there is leadership, there is vision, there is good governance. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ये अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक 219 दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वायु गुणवत्ता के कल बहुत खराब श्रेणी में आने की संभावना है। 201 और 300 के बीच वायु गुणवत्ता सूचांक को खराब श्रेणी, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति में माना जाता है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है। आइए जानते हैं कि वातावरण में जो प्रदूषण है इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है और इससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के अधिक स्तर के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं। छाती में भारीपन लगना, आंखों में जलन होना, सर दर्द होना, जल्दी थक जाना, सांस खिंचके आना, यह प्रदूषण के कारण इस समय आम सिम्टम्स हो गए हैं। बच्चे और हमारी वृद्ध पॉपुलेशन के लिए यह समय बहुत कठिन है। सांस के मरीज और हृदय के रोग मरीजों के लिए भी यह समय अपनी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। आवश्यक है कि वायु में प्रदूषण का अधिक स्तर होने पर बाहर न जाएं। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय जरूरी है कि जितना हो सके हम अपने घरों के अंदर रहें। पर्टिकुलरली बहुत सुबह और देर शाम जिस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है उस समय हम घरों के बाहर ना निकलें। घर में बंद कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें। जो मरीज दवाओं पे हैं, पर्टिकुलरली सांस के मरीज, वह अपने इनहेलर और नेबुलाइजेशन रेगुलरली लें। हृदय रोग के मरीज अपनी दवाएं बिल्कुल ना छोड़ें। यदि आप घर पे अपने सिम्टम्स को मैनेज ना कर पाएं तो अपने निकटतम अस्पताल के इमरजेंसी में जाएं और हेल्प लें। जहां तक हो घर पर ही रहें और खास तौर पर श्वसन समस्या या कोई अन्य बीमारी के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न करें बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तिल की उपज पर नजर डालें तो इस साल सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है।
जबकि तिल की उपज में इस साल कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल सरसों के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। बात तिल की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिली, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। दिवाली पर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश को एक शानदार तोहफा दिया। टीम ने विश्व कप के अंतिम लीग मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 160 रनों से हरा दिया। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए रनों की बरसात कर दी। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 47.4 ओवर में 250 रनों पर ही सिमट गई। इस विश्व कप में ये भारत की लगातार 9वीं जीत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी क्रिकेट टीम की बदौलत दिवाली और भी खास बन गई है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय टीम को बधाई। ये कौशल और टीम वर्क का प्रभावशाली प्रदर्शन है। सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं। भारत गर्वित है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। सोमवार से शुक्रवार तक दुबई एयर शो में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल होगा प्रदर्शित। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का 4 दिवसीय आयोजन आज नई दिल्ली में हुआ शुरू। पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मांगी मंजूरी। और हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2023-24 के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। आमंत्रित 25 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।